अध्याय 4 क्या वह नौसिखिया है। मेरे दिमाग में एक विचार मजबूती से बना और जड़ पकड़ लिया। मैं जानता था कि क्या करना चाहिए। मैं बहुत बड़ा हंगामा खड़ा नहीं करना चाहता था, इसलिए भले ही मुझे घूमकर जाना होगा, मैं आज भी कालकोठरियों में गोता लगाता रह सकता हूँ। योजना ये था कि ऐप पैराडाइज छोड़ने के बाद दूसरे कालकोठरी में जाने की थी। जितना मैं फिर से कालकोठरी में प्रवेश करना चाहता था, मुझे पता है कि जैसे ही मैं फिर से प्रवेश द्वार की ओर बढ़ूंगा, मुझे आसानी से पहचाना जाएगा। जब तक मुझ में खुद को अधिकांश खतरों से बचाने में सक्षम होने का कुछ हद तक आत्मविश्वास नहीं हो जाता, तब तक मैं इतनी तेज गति से बार बार कालकोठरी में गोता नहीं लगाऊंगा। फिलहाल लक्ष्य है रैंक बी के करीब या समकक्ष शक्ति। इस शहर में एक बी रैंक हंटर था और वह एक प्रसिद्ध हस्ती था। उन्होंने जो ताकत दिखाई उससे कई लोग भयभीत हो गए, क्योंकि गोलियां और स्नाइपर भी रैंक बी के किसी व्यक्ति के खिलाफ अप्रभावी थे। हालांकि मैं जिस शहर में हूं, आउट ऑफ बैंकैक्स, केवल एक छोटे आकार का शहर था जिसमें कुछ कालकोठरियां थीं, उच्चतम रैंक सी थी। अन्य शहर जो अधिक अंतर्देशीय हैं, उनके पास और भी बड़े स्तर की कालकोठरियां वाले अधिक शक्तिशाली शिकारी हैं। मेरा अगला पड़ाव रैंक की कालकोठरी फ्रोजन वेस्टलैंड पर होगा, जहां कई शिकारी अक्सर नहीं जाते थे। अत्यधिक ठंडी विशेषताओं के साथ इस कालकोठरी में 20 मंजिलें थीं, जिसमें ठंडी विशेषताओं वाले विभिन्न जानवर दिखाई देते थे। फायरबॉल की मेरी निरंतर कास्टिंग से इसे साफ करना और भी आसान हो जाएगा। हालांकि इससे पहले कि मैं फ्रोजन वेस्टलैंड पर जाऊं, मैं ये परीक्षण जारी रखना चाहता हूं कि मैं इस समय अपना एकमात्र कौशल फायरबॉल कितनी बार और आजमा सकता हूं। पिछले 500 बार से मैंने इस कालकोठरी को साफ करते समय इसे 200 जोड़ बार डाला है। अपने विचारों को समेटते हुए मैं हरे क्रिस्टल से कुछ दूरी पर चला गया और अपना प्रयोग शुरू कर दिया कि क्या मैं अंतहीन कौशल डाल सकता हूं या क्या मेरे पास असामान्य मात्रा में फोकस है जिसे मैं देख नहीं सकता। इस प्रकार ऐप पैराडाइज की आखिरी मंजिल पर एक अजीब दृश्य सामने आया, जिसमें एक आदमी अकेले ही लगातार आग के गोले फेंक रहा था। वे उससे कुछ मीटर की दूरी पर विस्फोटित हुए और उसके तुरंत बाद और भी विस्फोट हुए। 20 मिनट बीत गए, मैं अभी भी बिना रुके आग का गोला फेंक रहा था, जिससे मेरा बेतहाशा धड़क रहा दिल उस पागल विचार की ओर झुक रहा था। पिछले 20 मिनट में लगभग 1000 से अधिक कास्ट। आइए कुछ और जारी रखें। 40 मिनट बाद मैं उत्तेजना से आगे निकल चुका था, डर पर काबू पा चुका था, इस पूरे हास्यास्पद विचार पर काबू पा चुका था और इसे एक तथ्य के रूप में ले लिया। यह मेरे सपनों में से कुछ था और मुझे ये भी समझ नहीं आया कि यह कैसे संभव हो सकता है। पिछले घंटे में मैंने 3000 से अधिक बार एफ रैंक कौशल फायरबॉल डाला था। रैंक ए या उच्चतम ज्ञात रैंकिंग हंटर स्टील मिखाइल का कोई भी व्यक्ति ऐसा कुछ करने में सक्षम नहीं होगा। इन दोनों ने मुझे डरा दिया और मुझे एक बेतहाशा उम्मीद दी कि मैं किसी दिन उनसे ज़्यादा दूर नहीं खड़ा हो सकूंगा। समय के साथ बाहर निकलने वाली आग की गेंदें धीरे धीरे अधिक संघनित हो गईं और उनके विस्फोट अधिक तीव्र होने के साथ साथ बहुत तेजी से आगे बढ़े। पिछले 10 मिनट में आमतौर पर हर सेकंड एक आग का गोला फेंकने के बजाय प्रति सेकंड 2 आग के गोले छोड़े गए। जैसे जैसे मैंने उन्हें डालना जारी रखा, वे स्पष्ट रूप से छोटे, तेज और अधिक विस्फोटक होते जा रहे थे। यह मेरी दक्षता होनी चाहिए जो मूर्खतापूर्ण पागल दर से बढ़ रही है, क्योंकि मैं कितनी बार कौशल का चयन कर रहा हूं। मेरा वर्तमान पैनल इस तरह दिखता था। नूह व्यवसाय शिकारी, जीवन शक्ति 10, केंद्र ताकत 10, कौशल एस आग का गोला -59, कौशल फायरबॉल की दक्षता आश्चर्यजनक रूप से 59 तक बढ़ गई थी, जो मेरे सिर को चकरा देने वाली एक पागल आकृति थी। जहां तक मुझे पता था, ऐसे बहुत कम लोग थे जिनकी दक्षता 30 से अधिक थी, क्योंकि हंटर्स ने लगातार खुद में सुधार किया और समय बीतने के साथ उच्च रैंकिंग कौशल प्राप्त किया। अपने पहले कौशल के रूप में फायरबॉल का उपयोग करने वाला एक एफ रैंक हंटर जैसे ही रैंकिंग कौशल को खरीदने के लिए धन प्राप्त करेगा, वही रैंकिंग कौशल का उपयोग करना शुरू कर देगा। किसी ने भी सबसे कम रैंकिंग कौशल में से किसी एक का लंबे समय तक उपयोग करने में इतना समय नहीं बिताया। उच्च दक्षता को देखते हुए इसने मुझे उत्साहित कर दिया कि अगर मैं कास्टिंग करना जारी रखूंगा और इसे और भी अधिक बढ़ाऊंगा तो क्या होगा। फायरबॉल कौशल की शक्ति को वर्तमान में क्षति और गति में अगली रैंक के किसी भी अन्य कौशल से आगे निकलना चाहिए। यह अपनी आक्रामक क्षमता में रैंक डी के करीब होने की संभावना है। मैं अंतहीन कास्टिंग के अपने परीक्षण को जारी रखने के लिए उत्सुक था, लेकिन मैंने खुद को रोक लिया और अपने एजेंडे की योजनाओं पर आगे बढ़ गया। मैं कमरे के बीच में अभी भी चमक रहे हरे क्रिस्टल की ओर बढ़ा और उस पर अपना हाथ रखा, जिसने तुरंत मुझे मोनोलिथ के बाहर भेज दिया। मैं प्रवेश द्वार से बहुत दूर नहीं था। कुछ लोग आश्चर्यचकित भाव से मेरी ओर देख रहे थे। क्या उनकी पूरी टीम ने सफाया कर दिया या हमारे यहाँ कोई रैंकर है? हंटर एफ, हाँ, एक रैंकर। क्या आपने कभी उन्हें ऐसे कपड़े पहने हुए और उन पर एक जीना बैकपैक पहने हुए देखा है? मुझे खेद है बच्चे, मुझे आशा है कि वे आपके सबसे करीबी दोस्त नहीं थे। हंटर जी, कुछ लोगों ने असामान्यताओं पर ध्यान दिया क्योंकि किसी ने कालकोठरी का काम पूरा कर लिया था और उसे अकेले ही बाहर ले जाया गया था। मेरी वर्तमान पोशाक वास्तव में रैंक सी या उससे ऊपर के किसी भी व्यक्ति से मेल नहीं खाती थी, जैसा कि कई लोगों ने तुरंत नोटिस किया। 1.5 घंटे पहले जब मैं कालकोठरी में गया था तो वहां मौजूद अधिकांश लोग या तो चले गए थे या ध्यान नहीं दे रहे थे, क्योंकि कालकोठरी के आसपास का परिसर काफी बड़ा स्थान था। मैंने हंटर्स की दया भरी निगाहों को नजरअंदाज कर दिया, जिन्होंने सोचा कि मेरी टीम के बाकी सदस्य चले गए और गेट की ओर चले गए। मजाकिया बात यह है कि जैसे जैसे ये दिन बीतता गया, मैं दूसरे लोगों की नजरों को नजरअंदाज करने का आदी होता जा रहा था। गेट के बाहर कुछ दुकानें थीं और लोग इधर उधर भाग रहे थे। मैं दूसरे खंड की ओर गया जहां कुछ कारें कतार में खड़ी थीं और मैंने हंटर राइड प्रणाली का उपयोग करने की योजना बनाई। ऐसे कई लोग थे जो शिकारियों को कालकोठरी से जागृत केंद्र या उनके आवास तक ले जाकर अपना जीवन यापन कर रहे थे। यह एक बहुत ही खतरनाक काम था, क्योंकि आपके पास हमेशा एक अस्थिर ग्राहक हो सकता है, लेकिन इस बार वे महाशक्तिशाली लोग हैं जो या तो आपको उड़ा सकते हैं या अपने हाथों से आपकी गर्दन काट सकते हैं। एक आदमी मुस्कुराते हुए तुरंत मेरे पास आया और पूछा कि क्या मुझे सवारी की जरूरत है। मैंने सिर हिलाया और जल्दी से मेरे सामने पार्क किए गए डॉज चार्जर पर चढ़ गया। हमारी मंजिल फ्रोजन वेस्टलैंड।
अगली कालकोठरी की ओर 25 मिनट की यात्रा में मैं उन सभी चीज़ों के बारे में सोचता रहा जो मुझसे छूट गईं और अगले कुछ दिनों के लिए अपनी योजनाओं पर विचार करता रहा। समय तेजी से बीतता गया और हम एक और विशाल मोनोलिथ के करीब पहुंचे। ये थोड़ा नारंगी रंग का था। अत्यधिक ठंड के कारण कई शिकारियों को इस कालकोठरी को साफ करना पसंद नहीं आया, जिसके परिणामस्वरूप सरकार द्वारा नियमित रूप से इसकी सफाई अनिवार्य कर दी गई। हालांकि मैं इस कालकोठरी में अपना समय बिताऊंगा क्योंकि वहां काफी कम शिकारी थे और यहां तक कि एक भी रन शायद मुझे एप पैराडाइज में कमाए गए पैसे से 2 गुने से अधिक का लाभ पहुंचाएगा। मैंने अधिक किराया चुकाया और कार से बाहर निकला और दरवाजे पर मौजूद गार्डों को अपना शिकारी लाइसेंस दिखाया, जिन्होंने मुझे दूसरी बार देखने और अपना सिर हिलाने के बाद भी मेरी परवाह नहीं की। अरे, मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं आत्मघाती मिशन पर सिर्फ एक शिकारी नहीं हूं, ठीक है? मैं इस कालकोठरी के घेरे के चारों ओर देखता हूं और प्रवेश द्वार की ओर बढ़ता हूं। प्रवेश के लिए स्टैंड बाय पर कोई टीम भी नहीं थी। कुछ शिकारी भोजन और उपकरण बेचने वाले कुछ स्टॉलों और दुकानों पर जमा हो गए। जब मैं तेजी से प्रवेश द्वार पर गया और एक चौकोर दरवाजे पर अपना हाथ रखा तो मुझे किसी ने भी रोका नहीं, जिसने मुझे जल्दी से रैन की कालकोठरी की पहली मंजिल पर पहुंचा दिया, जमे हुए बंजर भूमि। मैं तुरंत ठंड से घिर गया, जिसने कई शिकारियों को दूर भगा दिया और तुरंत 2 आग के गोले फेंके जो इस बार मुझसे दूर नहीं उड़े बल्कि मेरे चारों ओर चक्कर लगा गए। ऐसा करने के लिए आमतौर पर हंटर्स को लगातार अधिक ऊर्जा प्रदान करने की आवश्यकता होती है, लेकिन मुझे ऐसा कुछ भी महसूस नहीं हुआ। जैसे ही मैंने आग के गोलों को अपने से कुछ फुट की दूरी पर घेरने का आदेश दिया, ठंड काफी हद तक कम हो गई और पहले की तुलना में अब कहीं भी नहीं थी। हालांकि मुझमें डर का एक भी संकेत नहीं था क्योंकि मैं आत्मविश्वास से आगे बढ़ रहा था। संघनित आग के गोले तेज गति से मेरी ओर से तेजी से भाग रहे थे, भेड़ियों के शरीर पर विस्फोट कर रहे थे और मांस के ढेर उड़ा रहे थे। आग के गोलों की पहली बौछार में समूह को तुरंत संभाल लिया गया था और मेरे लिए जो कुछ बचा था वह गिराए गए कोट को उठाना था। मैं 20 मंजिल की इस कालकोठरी से नीचे उतरते समय अपने सामने धुंध भरे ठंडे रास्ते की प्रतीक्षा कर रहा था जो मेरी यात्रा की शुरुआत होगी।